कहानी कुल मिला के ये है कि आज हम शुरू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल अभी 2 दिन बढ़िया सुनोगे, उसके बाद से इसके न्यूमेरिकल पे पहुंचोगे। तो सबसे पहले छोटे बच्चे की तरह हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, करंट में ना एक तरफ से स्टार्ट होऊंगा, यहाँ कोई बेस टॉपिक फर्स्ट वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे करंट वाले में। तो तुमने एक टर्म सुना होगा, द नेट चार्ज, the net charge of flow of what इलेक्ट्रिक, क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया क्या? मैं तो पागल हो गया, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखिए, अगर मैं सीधा डेफिनेशन छोड़ के मैथमेटिकली लेके चलूं तो ज्यादा मजा आएगा। आई की वैल्यू अगर मेरे से कोई कहता है तो मैं उसको कहता हूं कि भाई जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उस चार्ज फ्लो को टाइम से डिवाइड कर दो। जैसे चार्ज फ्लो को टाइम से डिवाइड करोगे, शॉर्ट में लिखना होगा तो Q बाई टी लिखोगे। और हम पढ़े लिखे हैं, Q को हम NE लिख सकते हैं, Q बराबर NE अपॉन टी। तो ये जो टर्म डिफाइन होता है इसी को हम करंट कहते हैं। कोई कहे इसकी यूनिट क्या होती है तो हम उसको कहते हैं एम्पेयर, तो आई क्या है, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम, यानी कि नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर और स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कुल मिला के नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अच्छा, अब ये सेंटेंस क्या है, अब सेंटेंस लिखूंगा तो अच्छा रहेगा। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, स्टेटमेंट पे ध्यान देना, इसमें नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें वर्ड है नेट रेट ऑफ फ्लो, सीधा रेट ऑफ फ्लो नहीं, नेट ओवरऑल क्या कहानी हो रही है, किसके थ्रू चार्ज फ्लो करता है, तो भाई साहब कंडक्टर के थ्रू, थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। हर चीज का अपना मतलब है। कभी कभी स्पेस में भी फ्लो करता है, इसीलिए फॉर स्पेस। इस इस पूरे के पूरे स्टोरी को किसको, द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर और स्पेस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहां से इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आता है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आता है यहां से। अच्छा ठीक है भाई, अब मुझे इस डेफिनेशन का क्या करना, अरे कुछ नहीं करना, एक बार जानना था। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं करंट का, करंट का क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। आज तुमको लिखने के लिए चीजें कम मिलेंगी, सुनने के लिए ज्यादा मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन करूं, किसका, तो करंट का। लेकिन करंट का जब क्लासिफिकेशन करूंगा तो कुछ तो बेसिस रखूंगा कि किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा हूं। तो मैं इसको कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स मैं इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। अब तुम समझ जाओगे जैसे मैं इसके लिए फोटो बनाऊंगा। तुम कहोगे अगर अगर मेरा सोर्स, ध्यान से सुन लेना, अगर मेरा सोर्स बैटरी है, अगर करंट का जो सोर्स है अगर वो बैटरी है, अच्छा तो बैटरी तो सोर्स होता ही है। अरे देख, दूसरा सोर्स भी तो हो सकता है, शादी में, ब्याह में, घर में लगाते हैं ना जनरेटर। तो अगर हमारा सोर्स जनरेटर है, अब तुमको समझ जाओ यहां से अलग अलग तरह के करंट पैदा होते हैं। जैसे सोर्स अगर बैटरी है तब जनरेट होता है डायरेक्ट करंट, और अगर सोर्स हमारा जनरेटर है तब जनरेट होता है
ऑल्टरनेटिंग करेंट, ऑल्टरनेटिंग करेंट। अब मजे की बात यह है कि दोनों अपने सिलेबस में है, दोनों को पढ़ना है। अभी डायरेक्ट करंट की स्टडी चलेगी, मतलब सोर्स कौन होगा, बैटरी। कुछ टाइम के बाद जब करंट के बाद कैपेसिटर, मैग्नेट पढ़ लेंगे, उसके बाद ईएमआई पढ़ने के बाद एसी आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अच्छा, तो भाई इसका डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तुम अच्छे तरीके से जानते हो। पहले तो ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, ऊपर में क्या दिखाना है, आई, नीचे में क्या दिखाएंगे, टी। चलो भाई इधर भी वही हाल, ऊपर में दिखाएंगे आई, नीचे में दिखाएंगे टी। चलो अच्छा, आई और टी, बहुत बढ़िया, आई और टी, बहुत बढ़िया, ये टी दिखा दिया। अब जब डायरेक्ट करंट की बात होगी तो डायरेक्ट करंट हमारा टाइम के साथ वेरी नहीं करता, एकदम से कांस्टेंट होता है। ये हो गया डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट तुम मेरे से बेहतर पहचानते हो, कहते हो कि यहाँ ग्राफ ऐसे लेके चलो। ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड भी बदलता है और डायरेक्शन भी बदलता है। सब हम जानते हैं, सब हम जानते हैं। हमारा टारगेट इस चैप्टर में डायरेक्ट करंट को पढ़ना है। अच्छा, फिर बात समझो, हम वापस क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, हम वापस क्लासिफिकेशन ऑफ करंट करना चाहते हैं, एक बार और करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। लेकिन अभी जो बेसिस है उसको चेंज करना चाहते हैं। अभी हम चाहते हैं कि अब जो हम क्लासिफाई करें वो करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तुम सोचो, हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट सर्किट पे नहीं कूद रहे। अभी सर्किट पे जाने से 2 या 3 दिन पहले तक उसकी जो बाकी कहानी है उसको समझेंगे। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते ही तुरंत रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, न्यूटन्स लॉ देखते ही तुरंत पुली बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें गड़बड़ है, आप पूरा समझो, क्योंकि सवाल सिर्फ रेजिस्टेंस से आना ये कोई जरूरी नहीं है। अब आप समझिए, हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन अगर क्लासिफाई करना चाहें तो देखो क्या कर सकते हैं, आराम से तुमको समझाता हूं। टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन समझो, अगर मेरे पास टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी है, डेल्टा टी मतलब टाइम की हमारे पास सफिशिएंट वैल्यू है। अच्छा, अब देखना, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हमसे करंट पूछा जाए, हमसे करंट पूछा जाए किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, करंट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, करंट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। और या फिर क्या पूछा जाए, हमसे फ्लो पूछा जाए डेल्टा टी। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, टाइम का इंटरवल, टाइम का इंटरवल होगा, खूब बड़ा सा समय दिया रहेगा या फिर खूब छोटा कोई इंस्टेंट दिया रहेगा। अच्छा, जैसे ही खूब बड़ा सा समय दिया रहेगा तब करंट आई को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये कब लिख सकते हैं, जब टाइम की सफिशिएंट वैल्यू हो। अच्छा, जब ये बड़ा छोटा समय रहेगा, छोटा समय रहेगा तो इसको यहां लिखता हूं, तुम देखना, जब छोटा समय रहेगा तो क्या कह सकते हो। देख भाई, मैं आई निकालूंगा और ये जो डेल्टा टी है, ये जो डेल्टा टी है इसको खूब छोटा कर दूंगा, लगभग 0, बहुत छोटा समय। तो इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। किसके लिए लिख रहे हैं, ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के लिए। सोच के देखो, इसका मतलब हुआ टाइम खूब छोटा करो तो वहां से जो आई मिलके आएगा। अब देखो फिर ये क्या बनेगा, देखना, ये बनेगा डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहां से मैं लिख रहा हूं, देख तुम आराम से देखना, यहां से क्या ये सही है क्या, डी क्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देख ये रहा आई और ये, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुमको मिलेगा डी क्यू बराबर आई डी टी। आई कभी मैं बड़ा लिख दूंगा कभी छोटा लिख दूंगा, उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। अच्छा, अब यहां रुकना है सावधानी से। यहां से अगर कोई पूछे बता क्यू क्या होगा, मैं बोलूंगा भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन आई डी टी। अरे दो बात समझ में आई, दो बात समझ में आई, समझो क्या कहना चाह रहा हूं, अब ध्यान से समझो।
अब ध्यान से समझो क्या है भाई। मेरे पास एक रिलेशन आया I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इसका कुछ मतलब है क्या? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। डी क्यू बाई डी टी मतलब कोई कोई Q2 वाला ग्राफ रहा होगा, QT वाला ग्राफ रहा होगा। इस QT वाले ग्राफ का मैंने निकाला होगा स्लोप, QT वाले ग्राफ का मैंने निकाला होगा स्लोप। तो वो स्लोप मेरे को क्या दिया भैया? करंट। वो स्लोप मुझे देगा करंट। समझो, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब होता है स्लोप निकालना। आपने किसका डिफरेंशिएशन किया? Q का T के साथ, इसका मतलब QT ग्राफ का स्लोप निकाला है, QT ग्राफ का स्लोप निकाला है। तब आपको ये बात समझ में आएगी। बड़ा जल्दी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन भाई तू थोड़ा अभी आराम कर, अभी समय लगेगा, फिर बुलाऊंगा तेको, फिर बुलाऊंगा, अभी देख। अच्छा, तो क्या याद रखना है? याद क्या रखो? याद रखो, देख क्या याद रखो, देखना क्या। देख भाई, क्यू अगर, देखना ध्यान से, टाइम का फंक्शन हो, क्यू अगर टाइम का फंक्शन हो, अच्छा तो क्या करना चाहिए? तो उसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करना चाहिए। क्यू अगर टाइम का फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए। क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, क्योंकि I बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो भाई जैसे ही क्यू टाइम का फंक्शन देखूंगा डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब समझना, अगर क्यू का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को करंट मिलेगा। तो ये समझना है, यहां से अपने को करंट की वैल्यू मिलती है, करंट की वैल्यू मिलती है, तो करंट मिलती है। बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा, यानी कि अब देखना क्या बोल रहा हूं, चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट दे रहा है, यानी कि करंट का इंटीग्रेशन चार्ज देगा, करंट का इंटीग्रेशन चार्ज देगा। समझो, मेरे पास I बराबर डी क्यू बाई डी टी आया है। मैं यहां से लिख सकता हूं डी क्यू बराबर आई डी टी। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा आराम से। देखो इस वाले टर्म को, इधर इंटीग्रेशन किसका है? आई का। मतलब समझना, अगर मैं आई का अगर इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं आई का यानी कि करंट का इंटीग्रेशन करोगे, जैसे ही आई का इंटीग्रेशन करोगे आराम से समझ लेना क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा, चार्ज मिलेगा। बिल्कुल आसानी से भाई, चार्ज देखूंगा डिफरेंशिएट करूंगा, करंट देखूंगा इंटीग्रेट करूंगा। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब देखो, थोड़ी सी चर्चा और करना चाहते हैं, और करना चाहते हैं चर्चा। भाई हमने तो ये समझ लिया कि क्यू चाहिए, इंटीग्रेशन करूंगा किसका? आईडीटी का। इसका कुछ ग्राफिकल मतलब भी है क्या? बिल्कुल है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है, ये जो इंटीग्रेशन देखते हो इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब ये है कि आप एरिया अंडर द कर्व मतलब ग्राफ आई होगा और टी का होगा। इसका मतलब मेरे पास अगर कहीं आईटी ग्राफ मिल जाए तो आईटी ग्राफ का जब मैं एरिया निकालूंगा तो वही देगा जो आईडीटी इंटीग्रेशन के बाद देता है। क्या देता है? चार्ज देता है, यानी कि आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज देगा। पूरी बात समझ में आनी चाहिए। आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज देगा, आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज देगा।
बिल्कुल बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक बात है, आराम से सुनते रहिए, न्यूमेरिकल जब आना होगा आ जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा और चल ही रही है तो और कर ही लेते हैं। ये जो करंट है, ये करंट बड़ा अच्छा है, ये होता है स्केलर। ये अपन जानते हैं कि भाई करंट स्केलर है। क्यों स्केलर है? कि भाई डायरेक्शन तो है फिर भी स्केलर है। डायरेक्शन है लेकिन एक दिक्कत है इसके पास, लेकिन जो स्पेशल रूल होते हैं एडिशन के वेक्टर वाले, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। इसी कारण क्या है कि इस बेचारे के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर होता है, क्योंकि लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। अब तुमको पता है लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? उसमें तुम जानते हो वहां पे आर निकालते हैं तो अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा निकालते हैं वेक्टर में। ये स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर का। ऐसा कुछ करंट में नहीं होता है यूज। करंट में तो सीधा सीधा ऐड किया जाता है, करंट तो डायरेक्टली ऐड किया जाता है। जैसे मैं तुमको एक बात पूछूं, समझो। जैसे सपोज करो कि भाई एक करंट ऐसे ले आया, मैं एक ऐसे ले आता हूं और उसके बाद एक ऐसे ले जाता हूं। मान लो मैंने यहां से 3 एम्पेयर की एंट्री कराई, यहां से मैंने एंट्री कराई 4 एम्पेयर की, और यहां से मैंने भेज दिया। तुमसे पूछूं यहाँ पे कितना जाएगा तो तुम कहोगे टेंशन ही नहीं मेरे को, तो मैं तो सीधा सीधा 3 + 4 जोड़ूंगा और कहूंगा 7 एम्पेयर इसमें गया है। ये इसका जंक्शन था। माना उस समय ये एंगल था 30 डिग्री। दूसरा सवाल देखो, मैंने एक करंट ऐसे लाया, एक ऐसे है और एक ऐसे भेज दिया। अब देखिए वैल्यू वही, यहां से लाऊंगा 3 एम्पेयर। ये एंगल मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये हो गया 60 डिग्री, ऐसे ही 60 डिग्री, उससे भी ज्यादा होगा, सपोज 60 कह दिया मैंने। तो 3 एम्पेयर यहां से गया, 4 एम्पेयर यहां से गया। यहां से मैंने पूछा क्या होगा, तो तुमने कहा कोई टेंशन नहीं है, जो पहले था वही होगा, ये तो 7 एम्पेयर ही जाएगा। भाई आने का करंट और जाने का एम्पेयर 7 एम्पेयर ही चला जाएगा। तुमने एंगल की टेंशन नहीं ली। एंगल कितना था, ये थीटा कितना था, ये एंगल कितना था, एंगल सोचा ही नहीं। तुमने एंगल तो सोचा ही नहीं और जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसीलिए करंट स्केलर है, इसलिए करंट स्केलर है। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ऐड करने से काम चल जाता है। तुमने सीधा सीधा सोचा कि जो हमारा इनकमिंग करंट है, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। इनकमिंग मतलब इस जंक्शन पे आने वाले, ये इनकमिंग है, और आउटगोइंग मतलब जाने वाले, ये आउटगोइंग है। उनका सम बराबर होगा। तो तुमने यहां डायरेक्शन सोचा नहीं। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा, अगर मान लो कभी मुझे निकालने की जरूरत पड़े कि डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। मैं उस चीज को समझाऊं। जैसे सपोज करो कोई आए और तुमसे कहे कि चलो ठीक है, वेक्टर फ्रीज हो जाता है और फिर माउस इधर उधर मूव करता है। क्या कुछ हो गया क्या इसको दिक्कत? 1 सेकंड रुक जाइए, कुछ इसको दिक्कत आ रही है। 1 मिनट, कोई मैसेज है। कोई बात नहीं भैया, साब्या साची, मुझे तो पता ही नहीं चलता कब म्यूट कब अनम्यूट होता है। कोई बात नहीं है, हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बाकी लोग को भी हो तो बता दिया करना, एक बार इसको पता भी नहीं चलता होगा, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। कैरी ऑन, फोकस फोकस फोकस। आइए समझते हैं, कहानी लंबी है, बातचीत को छोड़ दो, चुपचाप यहाँ आओ। हम न्यूमेरिकल की तरफ अभी कहीं नहीं जाने वाले। अभी सिर्फ और सिर्फ काम करना है, बात समझनी है, एक एक कॉन्सेप्ट बनाने हैं। आराम से समझ लो। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात अब होगी कि डायरेक्शन ऑफ करंट कौन डिसाइड करेगा।
डायरेक्शन ऑफ करंट कौन डिसाइड करेगा? 2 से 3 दिन के बाद ये सब देखने को ही नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए अभी ही सुन लीजिए और ऐसा सुनिए कि रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा ये ध्यान रखना किधर होगा, तो हमेशा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, और कुछ लोग इसको कह सकते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। दोनों बातें सही है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, समझो समझो, इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर आगे जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो तुम जीनियस हो, तुम कहोगे कि भाई इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होएगा वो पीछे होगा, इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो पीछे होगा, ये हम जानते हैं। अच्छा, इसको दूसरे स्टाइल में भी समझ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। सोचो दूसरा स्टाइल क्या हो सकता है, अभी बताता हूं। मान लो तुमने एक प्रोटॉन पकड़ लिया और अब की बार कहा कि भाई अब प्रोटॉन आगे जा रहा है, माना कि प्रोटॉन आगे गया, किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, और हमसे पूछा जाए कि इस प्रोटॉन के कारण जो करंट आई बनेगा उसका डायरेक्शन क्या, तो वो भी आगे ही होगा, वो भी आगे होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन या तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की तरफ कह दो, ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, पूरी दुनिया इसी पे काम करती है, या तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आगे हो तो करंट पीछे, प्रोटॉन आगे हो तो करंट भी आगे, ये इसकी बात होती है। किसी एक क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहे हैं, या फिर तुम ऐसा कहो कि प्रोटॉन पीछे जा रहे हैं, तो अपने को करंट के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। तुम नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं, सुनना क्या कह रहा हूं। मान लो मैंने क्या किया, ये एक मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया इस तरीके से, ये ऐसा एक क्रॉस सेक्शन बनाया, इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे, ठीक है, और इसमें जो प्रोटॉन जा रहा है वो जा रहा है ऐसे। देखो इधर कौन जा रहा है, इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अच्छा, और इधर कौन जा रहा है, तो इधर जा रहा है प्रोटॉन। ये कौन है, तो ये मैंने इसका नाम दिया कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रॉन जा रहा है आगे और करंट पीछे जा रहे हैं। आपसे पूछा है कि भाई ये फोटो देखो और करंट बताओ, फोटो देखो और करंट बताओ, ये तुमसे मान लो किसी ने बात पूछी कि ऐसे अगर किसी क्रॉस सेक्शन से गया है तो फोटो देख के तुम यहाँ से करंट बताओ कि क्या होगा। ये क्वेश्चन फालतू का इधर नाच रहा है, नीचे देखो, तो तुम कहोगे कि अच्छा ठीक है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और बताता हूँ। पहली स्टडी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आएगा वो आएगा पीछे, इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आएगा वो आएगा पीछे। ये आई मैंने लिखा है ई लगा के, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण करंट है। अच्छा, अब जरा देखना, प्रोटॉन पीछे है तो प्रोटॉन के कारण जो करंट आएगा वो भी पीछे जाएगा, तो आई हमने लिया है पीछे, आई पी लिया है हमने पीछे। हमसे कोई कहे कि भाई अब बताओ आई नेट की कहानी बताओ ना, मैं कहूंगा देख आई ई भी पीछे है, आई पी भी पीछे है, तो आई नेट दोनों को जोड़ने से आएगा। ये छोटी सी बात है जो अपने को समझ में आती भी है और आनी भी चाहिए, आती भी है और आनी भी चाहिए। अब मान लो कोई छोटा सा हमसे कोई सवाल पूछ रहा है, चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लो मैंने तुमसे दिया कि आई की वैल्यू है 2+4t, ये मैंने आपको गिवन दिया कि आई मानिए इतना है। अच्छा, अब फालतू की बातें बोल दूंगा 2-3, जैसे टी बेटा सेकेंड में है और ये किसी वायर में फ्लो कर रहा है फॉर 2 सेकेंड। अब लिख रहा हूं, आगे सुनना,
दिस करेंट हम क्या लिखूं, मान लो इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 2 सेकेंड, ऐसे बना रहे कुछ भी, 2 सेकेंड। हमसे पूछा मान लो फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज हमसे पूछा है कितना होगा। भाई आई दे दिया है और अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है। आई अब सब आसान है, सब कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। बस मुझे तो एक ही बात पता है कि भाई आई दोगे चार्ज के लिए, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अच्छा कहां से कहां तक, अभी यहाँ तो पहले 2 सेकेंड में बोला भाई, लेकिन इसको लिमिट का ध्यान रखेंगे, 0 से लेके टी तक, हो सकता है कभी कुछ और टाइम दे। यानी कि यहां से तुम कह सकते हो Q की वैल्यू जो होने वाली है वो है लिमिट 0 से लेके टी तक। अब चूंकि लिमिट रखना बता रहा हूं मैं कि लिमिट यहां रखना पड़ सकता है। अभी इसमें तो आसान है क्योंकि इसने पहले 2 सेकेंड में ही बोला है, हर बार ऐसा नहीं होगा, टाइम का रेंज रह सकता है। तो अब ये आई की वैल्यू हमने लिया हुआ है इसको 2 + 40, जस्ट कीप द वैल्यू 2 + 40, ये तुमने वैल्यू डाल दी। अब ये लगा दिया तुमने dt, अब ये लगा दिया तुमने dt, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो इसके इंटीग्रेशन पे चलते हैं। अब 2 का इंटीग्रेशन 2t और प्लस 4 का इंटीग्रेशन, 4 तो बाहर कर दीजिए, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² / 2, t²/2। और इसमें जो लिमिट डली है, ये लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक। अब बस हो गया, अब 0 से लेके 2 तक है। अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं 12 कूलम, ये यहां से चार्ज की वैल्यू है। अब मैंने सवाल क्यों लिया है, मैं बस ये जानना चाहता हूं, आप मुझे क्लास के बाद इस पे व्हाट्सअप करिएगा कि भाई किस किस को इस कैलकुलेशन में दिक्कत आई। अगर इस कैलकुलेशन में जिसको भी दिक्कत आएगी, मतलब उसको बेसिक मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, और उसके लिए मैं बेसिक मैथ्स की व्यवस्था करूंगा आपको। इसीलिए इस कैलकुलेशन को मैंने मन ही मन किया है। इस कैलकुलेशन में जान 0% है, लेकिन मुझे देखना है कि किससे ये नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो क्लास के बाद मुझे बताएंगे, तब हम इसको आगे पढ़ेंगे। जिनसे हो गया उनके लिए वेल एंड गुड, नहीं हुआ है बस इतना समझें कि आई का इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट डालते हैं तो अपने को चार्ज मिलता है, अपने को चार्ज मिलता है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब मुझे आप 1 मिनट का समय दीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हाथ से लिखा हुआ है मैंने, फाइल मिल जाए तो मजा आए। ए फाइल, ए फाइल, ए फाइल किधर है। थोड़ी देर आप लोग इधर उधर देख लीजिए, दुनिया देख लीजिए, आँख घुमा लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। मिल गया, मिल गया, मिल गया। टिरि 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 टिरि। हम्म। हाथ से लिखा है मैंने, लेकिन देखिए साफ साफ है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। करिए इसको अटेम्प्ट। कह रहा है 20 एम्पेयर करेंट, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट, अच्छा कंपो 12C।
हाजिरी देख लें कौन कौन आया है, आज कुछ एब्सेंट हैं। आदर्श आए हैं, अनामिका आई हैं, ओजस है, पिया नंदिनी है, मैं हूँ, रोहन झा है, संजना है, सब्यसाची हैं, श्रेया है, सिमू है, कुछ लोग एब्सेंट हैं। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने काम है, कभी कभी एब्सेंट चलता है। एब्सेंट हो जाए तो बता के जाइए। जैसे आज एक गई थी लड़की, उसने बताया, ये अच्छी बात है, इससे दो तीन बातें, एक तो डिसिप्लिन दिखता है कि भाई बच्चे में मैनर है, संस्कार है, थोड़े बहुत रखिए, संस्कार जरूरी है। बताइए इसका आंसर। 20 एम्पेयर करेंट फ्लो कहाँ से भाई? तो क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 20 मिलियन, सॉरी मिलियन नहीं, 20 मिली सेकेंड, खुद ही लिखा हुआ खोलिए, उल्टा पढ़ रहा है, मिली सेकेंड। फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। नंबर, नंबर पूछा है, नंबर पूछा है। आई के साथ नंबर का रिलेशन, आई के साथ नंबर का रिलेशन, हमसे नंबर पूछ लिया, क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है आंसर, सिमो का आंसर सही है। अब आप देखिए, नंबर पूछा है, नंबर, भाई आई के साथ नंबर की बात, मैं तो देखूंगा कि कैसे थॉट क्या लेके आऊंगा, मैं थॉट लेके आऊंगा आई के साथ नंबर की बात। मेरे मन में ये विचार आएगा कि आई के साथ नंबर की बात है। ओ, और हमको तो सिखाया गया है, हमको तो सिखाया गया है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ओके, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, लेकिन नंबर की बात है तो क्यों ना क्यू बाई टी सोचा जाए, क्योंकि इसी क्यू के जगह पे अब एन ही लिखने में फायदा है, और ये आ गया टी, और ईमानदारी से देखो हमसे यही एन पूछा है, यही एन पूछा है। अब बस हो गया काम, अब हमसे एन पूछेगा, आप देख लो रिलेशन, एन ई बराबर क्या हो गया, आई टी, यानी कि जो एन की वैल्यू है ये है भैया आई टी अपॉन ई, यही मेरा आंसर है। लेकिन सावधानी से, सावधानी से, अब देखना, देखना, 20 मिली सेकेंड बोला है, 20 मिली सेकेंड बोला है, भाई ऐसे तो रख नहीं सकते, तो इसको मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3, इतना सेकेंड रखना पड़ेगा। एरिया का क्या करूं, ये जो इसने एरिया दे दिया, इस एरिया का क्या करूं? भाई एरिया ऐसी दे दिया, अपने को चाहिए ही नहीं था, अपने को चाहिए ही नहीं था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। कुछ चीजें ऐसी क्वेश्चन को सुंदर बनाने के लिए की जाती है, सुंदर बनाने के लिए, जैसे मेकअप किया जाता है, मेकअप किया जाता है सुंदर बनाने के लिए, लेकिन कभी कभी किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी थोप दिया जाता है। तो उसी तरह से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं। अब आ जाओ आई की वैल्यू, देखो अब वैल्यू रख देते हैं, एन बराबर पहले आई, आई कितना है 20 मिली सेकेंड, आई कितना भाई 20 एम्पेयर, तो आई तो एज इट इज रख दो। अब उसके बाद देखना टी है 20 मिली सेकेंड, तो 20 नहीं, 20 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन, नीचे में ई, ये ई कौन है ये समझना जरूरी है हमारे से। जब भी ई पूछा जाए, ई होता है एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 माइनस का 19 कूलम। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलना बचपना लगता है, अच्छी भाषा क्या है, अच्छी भाषा क्या है कि ई बोले एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। अच्छा, अब देखिए नीचे एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10 -19 कूलम। अब इसका जो काट पीट किया जाएगा तो यहां से एन आएगा 2.5 इंटू 10⁻18। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है,
ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। अब मैं तुमको क्या बोला, मैंने बोला ई की बात, ई एलिमेंट्री चार्ज है। हाँ, इसकी जो वैल्यू होती है ये उतनी ही होती है जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की भी वैल्यू हो या फिर प्रोटॉन के भी चार्ज की वैल्यू हो। ई को एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है, द मोस्ट बेसिक चार्ज, द मोस्ट बेसिक चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। आइए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज इसको पीछे कर दो। अब क्या करें, एक क्वेश्चन और लाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, ये देखिए, पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा लगेगा साइज में लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये देखिए, इसको पढ़िए। करिए। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब 3 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यूनिट पहचानना, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहले अच्छे से सवाल पढ़ो और शॉर्ट में गिवन लिखो अपनी कॉपी में कि भाई क्या गिवन लिखना है, कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन इतना है 3 into 10 raised to power 18 पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, और 2 into 10 raised to the power 18 सिंगली आयोनाइज्ड पॉजिटिव आयन है जो पर सेकेंड मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। ये पॉजिटिव आयन है जो जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब से कितना फ्लो होगा। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। आप गिवन लिखिए, करूंगा मैं, फिर आप आनंद लेना, फिर आप आनंद लेना, फंस जाओगे इसमें। इसीलिए बिल्कुल आप सवाल पढ़ लीजिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है इसमें। सवाल अच्छे से पढ़ लिया, नोट कर लिया, बढ़िया। अब देखो कमाल क्या हो रहा है। पहले तो मैं पूरा थॉट अपने मन में डालूंगा, क्या है, एक एक चीज मैं यहां से समझूंगा। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन है राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट जाएगा किधर से, लेफ्ट टू राइट। यहां से जो करंट आएगी वो जाएगी लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट, चलो मान लिया कि भाई यहां से जो करंट आनी है ये लेफ्ट टू राइट जाएगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई। मतलब अब कहानी कैसी है, अब कहानी कैसी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जा रहे हो। अब देखो भाई, ये रहा तुम्हारा लेफ्ट, ये रहा तुम्हारा राइट। भाई मैंने तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को मूव कराया था कहां से, राइट से लेफ्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे चलाया, इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आया है आई, माना इसका नाम मैंने आई इलेक्ट्रॉन का नाम रख देता हूं I1। अब ये जो आई इलेक्ट्रॉन है I1 है, ये इसके अपोजिट जाएगा और ये जाएगा इधर। पहली बात मैं यहां से एक ये समझ गया। दूसरी बात क्वेश्चन ने कहा था कि भाई पॉजिटिव आयन, इसने कहा है हमसे कि भाई पॉजिटिव आयन है, और ये पॉजिटिव आयन ये जा रही हैं कहां से, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट जा रही हैं। तो इस पॉजिटिव आयन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, इनके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा आई पॉजिटिव आयन के कारण, ये जाएंगी पक्का इसी डायरेक्शन में, वो भी लेफ्ट टू राइट जाएंगी। अब इसी बात को मैं यहां बता रहा हूं, समझना, ये पॉजिटिव आयन है दोस्त, इसको तुम लेके जा रहे हो लेफ्ट से राइट की तरफ। तो भाई इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, माना उसका नाम IP या I2 रख दिया,
ये करंट भी आयन के तरफ ही जाएगा, तो ये इधर जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा ऊपर देखते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन वाला करंट भी इस डायरेक्शन में और ये आयन वाला करंट भी इस डायरेक्शन में। मतलब मेरे से अगर पूछा जाए नेट करंट तो मैं इसको ऐड करूंगा। आई नेट, नाम मानो उसका आई दे दिया, वो I1 के साथ I2 को जोड़ने से मिलेगा। ये बात अपने को समझ में आ जानी चाहिए। अब आइए, लड़ाई किस किस बात की है। मेरे से इसने एक टर्म दिया था इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, मतलब नंबर की बात कर रहा है। जब भी नंबर की बात हो, आई बराबर हमेशा सोचने का Q अपॉन टी, क्यू नहीं, Q के जगह पे N। अब देखना E अपॉन टी। क्वेश्चन में देखना, इसने पर सेकेंड कहा है, पर सेकेंड कहा है। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं, देख, दिमाग लगाना भाई। आई मुझे लिखना है और इस टर्म का यूज करना है, एन ई अपॉन टी। देख, एक बार एन किसका लूंगा, इलेक्ट्रॉन का, और साथ में ई है, तो इस वाले ई को यहां रख रहा हूं। बोलो ये सही है? एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन का लिया। अच्छा देखना मजे से, टाइम तो टी बराबर 1 सेकेंड ही आना है, पर सेकेंड इसने दे रखा है। प्लस देख, एक बार नंबर लूंगा उस प्रोटॉन का और मल्टीप्लाई करूंगा ई से। ये बात समझ में आ गई तो बोलो, ये बात समझ में आ गई तो वाई टाइप करो, ये बात समझ में आ गई तो वाई टाइप करो। सही है, वाई 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 वाई, ये वाई 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 वाई। हम्म, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करिए, जिसको नहीं समझ में आया वो एन टाइप कर सकता है। जोड़ा है, ठीक है, सबका वाई है, बढ़िया। अब समझिए बात को, अब समझिए क्या था भाई, एक बार इलेक्ट्रॉन का नंबर और ये। अब इलेक्ट्रॉन का जो नंबर था, वो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, 3 × 10⁻18, इसलिए कहा था गिवन लिख के रखो, इसलिए कहा था। देखो अब आई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 × 10⁻18 मल्टीप्लाई किससे होगा, ई से, प्लस 2 × 10⁻18, ये प्रोटॉन का नंबर था, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ई से। अब देखो मजे से, आई की वैल्यू, मैं तो थोड़ा काम आसान कर लूंगा। देखो यहाँ पे 10⁻18 इसके तरफ भी है, इसके तरफ भी है, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे सिंपली, 3 और 2 5, तो ये लिखा सकता है 5 × 10⁻18, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ई से। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए भाई, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। एक बार हम ऐसा भी तुम बोल सकते हो कि मैंने ई कॉमन ले लिया, मैंने ई कॉमन ले लिया, अब ये आ गया, अब हो गया। अब आई चाहिए था, तो ये रखो 5 × 10⁻18, और एक तरफ ई की वैल्यू जो तुम जीनियस हो जानते हो, 1.6 × 10⁻−19, बस 16 × 5 80, और ये सीधा सीधा बन जाएगा 0.8, क्या तो एम्पेयर, 0.8 तो क्या एम्पेयर। सिमू गेस्ट का आंसर आ गया था 0.8 एम्पेयर। बात समझिए, कैलकुलेशन ही है, देख लीजिए, कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन छोटा करना है, कैलकुलेशन छोटा करने का उपाय कल भी बताया था, कल भी हमने जब परसेंटेज चेंज वाले सवाल किए थे वहां पे बताया था कैलकुलेशन कैसे छोटा कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स आएगा वहां पे बताऊंगा कैलकुलेशन छोटा करने का। कल हीट वाला एक हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, वहां भी आया था 600 का पावर 4, और उधर से इंटू करके 200 का पावर 4, वहां पे भी सिखाया था। कैलकुलेशन छोटा करने आना चाहिए, सीधे गुना करने के लिए मत टूट पड़ो। अब देखो, एक सवाल है ये वाला, ये भटक रहा है उस समय से, इसको कर ही लो, अब कर लो इसको, करो। ये अच्छा सवाल है, ये आपको दिया है, आप दिमाग लगाएंगे। कॉपी में सवाल को इज्जत से लिख लीजिए।
चलिए समझाता हूं, सवाल पहले समझाता हूं। देख क्या है इसमें, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा जो इस तरीके से कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कहाँ पे, सर्कुलर ट्रैक पे इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा रहे हो, जिसका रेडियस 1.6 सेंटीमीटर है, स्पीड है उसकी 3.14 इंटू 10⁻17। हमसे पूछा है कि करंट बताओ, उस सर्कल में क्या करंट फ्लो करेगा, हमसे ये पूछा है। मतलब इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है, ट्राई किया आपने। देखिए अब ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं। भाई देख क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट थॉट सोचो, सोच कैसे डेवलप होगी, ये सोच के ऊपर विचार करिए। पहला, मेरे से आई पूछा जाएगा, जीवन में सारा कुछ कहीं से कोई न्यूमेरिकल में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जैसा नहीं लिखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लगे तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कौन चल रहा है, क्यू का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। अच्छा, अब देखो टाइम, क्यू के जगह पे तो ई रख दूंगा, टाइम क्या रखूं, तो टाइम फंस गया। तो टाइम फाइंड करना हमारा मेन टारगेट है, कि सबसे पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा। टाइम ही नहीं पता भाई, अभी क्यू के जगह पे चलो आई रख दूंगा, लेकिन टाइम का क्या, टाइम तो पता ही नहीं है, मतलब टाइम फाइंड करना पड़ेगा। अब इसने क्या दिया हुआ है, इसने कहा है कि ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे। अब थोड़ा एक फोटो बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अब ये सर्कुलर तो नहीं रहा, सर्कल तो नहीं रहा, सर्कल ये है सर्कल। अब इस पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, चलो भाई इस पे एक इलेक्ट्रॉन को घुमा लेते हैं, इस पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा रहे हैं। अब देखना मजे से, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा, माना मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इस इंस्टेंट पे इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऊपर जाने की होगी, सोचो। अब ये इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने की होगी। अच्छा, रही बात रेडियस की, तो भाई ये रहा ना रेडियस, ये यहां से यहां तक की दूरी है, यही इसका रेडियस है। भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, मतलब इसके कारण जो करंट डेवलप होगा वो करंट तो इस लाइन में होगा, करंट डेवलप होगा पीछे। आई, ये हो गया तुम्हारा करंट, इलेक्ट्रॉन चला रहे थे तुम आगे, और करंट जो चलेगा इस पे वो चलेगा पीछे। चलो इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। अब भाई इसका चक्कर लग रहा है, इसका चक्कर लग रहा है। अब बात यह है कि मैं टाइम कैसे फाइंड करूं, तो मुझे तो इसमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, सर्कल की बात हो रही है। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, एक चक्कर में जाऊंगा 2πr, और चल रहा हूं v वेलोसिटी से, तो टाइम पीरियड के जगह पे 2πr/v लिख देंगे। अब आ जाओ असली लड़ाई पे, आई क्या होता है, आई होता है Q/T। क्वेश्चन में Q क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन, T तुमने अभी निकाला, वो निकाला 2πr/v, अरेंज करोगे V ऊपर जाएगा, तो आंसर होगा EV/2πr। अब EV/2πr जो रख लेगा उसी का काम बन जाएगा, क्योंकि यही हमारा आंसर है। अब बस इसको सॉल्व करना है। आई, अब E की वैल्यू रखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा है अपने को 3.14 इंटू 10⁻17। नीचे 2π, 2π ठीक है भाई, 2π, और साथ में R 1.6 इंटू 10⁻⁻2। अब यही सॉल्व करने से, अब देखो यहाँ 2π है तो पाई से 3.14 हटा दो, अब उसके बाद ये 1.6 से ऊपर वाला 1.6 हट जाएगा। जब तुम सॉल्व करोगे ना, ये सीधा सीधा 0.5 एम्पेयर आता है, एकदम आसान, काटपीट नहीं कर रहा हूं, आपके लिए छोड़ रहा हूं फ्रेश, आप इसको सॉल्व करिए। 0.5 एम्पेयर। फिजिक्स तो इधर ही खत्म हो गई, और यहाँ का मैथ्स आसान है, बोल देता हूँ, पाई से 3.14 काट लेना, और 1.6 से रहा 1.6, आराम से देखिए।
बिल्कुल आसान से। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। टाइम नहीं दिया, टाइम फाइंड कर लेंगे। जो चीज वैल्यू दी नहीं है वो फाइंड कर लेंगे। स्लाइड मिले तो आगे की बात हो। स्लाइड मिले तो आगे की बात हो। इसको हटाओ। चलिए, इतनी बात हुई है तो एक ग्राफ का सवाल जो है वो कर लेते हैं। एक ग्राफ का सवाल निकालता हूँ। ग्राफ का सवाल। इसको करिए। ग्राफ बना लो पहले। Given graph plotted between current and time for the wire. Find out the amount of charge flowing through the wire in the time interval t equals to 2 सेकेंड से t equals to 12 सेकेंड। t equals to 2 सेकेंड से t equals to 12 सेकेंड पे आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। कितना चार्ज फ्लो करेगा, यही इस सवाल के मेन बात है भाई। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इक्वल्स टू 12 सेकेंड के बीच बात करनी है। इतने ही इस सवाल की खासियत है। अब बच्चा जोश जोश में आके इतना तो पता है कि भाई अपने को बात करनी है 2 सेकेंड से। अब 2 सेकेंड से जब बात शुरू होगी तो बात यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी और इतनी जाएगी, इतनी जाएगी। अब कौन सी बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी। समझो, जो मैंने क्रॉस किया है वो बात नहीं होगी। बात सिर्फ होगी पीले वाले सेक्शन की। जो क्रॉस किया उसकी बात नहीं होगी। क्योंकि अगर तुमने सोचो क्या कहना चाह रहा हूं मैं तुमसे, ये कह रहा हूं कि तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका जब एरिया निकालोगे तो ऐसे सॉल्व करोगे, ये वाला एरिया। अच्छा फिर देखना, फिर तुम इसका ऊपर वाला सेक्शन, ये वाला एरिया, और फिर तुम इसका नीचे वाला सेक्शन मतलब ये वाला एरिया। पूरी बात समझो, ये और ये 3 एरिया, ये बात समझिए। तो इसको तरीके से सॉल्व करोगे और बात बनेगी, तरीके से सॉल्व करोगे और बात बनेगी। यहां से ये वाला जो पीला वाला है ये आएगा एरिया नंबर 1। ऊपर वाला जो सेक्शन है यहां तक का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये सेक्शन जो आएगा ये आएगा एरिया नंबर 2। और सिमिलरली इसके नीचे का जो सेक्शन है ये वाला जो दिख रहा है आपको, दिस विल बी एरिया नंबर 3। नाउ ऑल 3 विल बी एडेड, ऑल 3 विल बी एडेड। पीछे का सेक्शन नहीं लेंगे, 2 से शुरू करते हैं। अब देखो गलती क्या हो जाती है। गलती होती है, पहले तो अपन ये जानते हैं, याद करके बैठते हैं कि भाई चार्ज है। चार्ज कैसे निकलेगा, तो चार्ज का मतलब है आईटी ग्राफ का एरिया। अच्छा याद करो, आईटी ग्राफ के एरिया को चार्ज बोलते हैं। चलो, लेकिन यहां गलती हो जाती है, यहां गलती हो जाती है। पूरा एरिया मत निकाल देना, पूरा एरिया मत निकाल देना।
पूरा एरिया निकालोगे मामला फंस जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से। भाई t इक्वल्स टू 0 से थोड़ी पूछा है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से t इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक पूछा है, t इक्वल्स टू 12 सेकेंड तक पूछा है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो ये रहा, मेरा जो आंसर है वो ये रहा। इसके लिए मैंने इसके आगे का एक स्टेप बना के रखा था। यस, ये काम आ जाएगा, देखा तो ये बढ़िया बना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पेंसिल से किया हुआ है, ये अच्छा है। अब आप देखो मामला, अब कोई भी निकाल ले, कोई भी निकाल ले, तुम तो हो जीनियस, लेकिन एक बार मैं करना चाहता हूं। जैसे मैं यहां से A1 निकालूंगा, तुम चेक करो क्या मैं सही कर रहा हूं। A1 निकालूंगा, अच्छा ये तो रेक्टेंगल है, L इंटू बी होगा, तो भाई 8 में से 2 घटाऊंगा, और उसके बाद ऊपर कितना है 5, ये कितना आएगा 6 गुने 5 30, एक तो ये आ गया। उसके बाद लड़ाई है A2 की, ऐसे ट्रेपेजियम भी लगा सकता था। A2 ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब 8 से 12 के बीच की बात है, तो 12 माइनस 8 इंटू हाइट, इंटू हाइट, भाई उसका हाइट देख लो, उसका हाइट देख लो कितना है 5, कैसे है 5 ये समझो, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, इसके लिए हाइट तो 5 ही है, ऊपर और नीचे पकड़ लो, 5 से शुरू हुआ था 10 पे चला गया, तो ये आराम से यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 10 में से 5। अब बताओ 5 4, ये हो गया 20, और नीचे वो कितना आ गया भाई 10। अब A3 है, A3 मैंने ये खोल के इसलिए लिख रहा हूं ना, आता तुमको है, बस मैं खोल के इसलिए लिख रहा हूं, तुमको बात समझो किस किस पॉइंट पे फोकस किया है। A3 अपने आप में रेक्टेंगल है, A3 की टेंशन नहीं। A3 के लिए सीधा सीधा एक तो 12 माइनस 8, ये मान लो L हो गया, और इसका B 0 से लेके 5 तक है, तो 5 माइनस 0, ऐसे लिख रहा हूं आपके लिए। 4 गुने 5 20। अब मुझे इन सबको जोड़ना है, हो गया आंसर। A चाहिए, सबको जोड़ो, A1 को भी, A2 को भी, A3 को भी, सबको जोड़ोगे तो क्या था, ये 30 10 और 20 था, तो ये बन गया 60। 60 क्या देगा, असली नाम तो है इसका 60 कूलम चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू है, एरिया IT ग्राफ का चार्ज देता है, ये चार्ज है। इस तरीके से इसको सोचा जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब एक सवाल तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, तुमको होमवर्क देता हूं, एक सवाल देखो, मैं चेक करना चाहता हूं आपका मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट आपका फेवरेट होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट। ये सवाल जो आपको होमवर्क में दूंगा, ये उसी मूल कॉन्सेप्ट का सवाल है, देखने में छोटा है, प्राण ले लेता है, ये मूल कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, आपको इसको करना है। डू इट इन होमवर्क, मूल कॉन्सेप्ट, बढ़िया सवाल है। मूल कॉन्सेप्ट आपको आएगा तभी बनेगा, आप उसको होमवर्क में ट्राई करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये तो जाएगा होमवर्क में, अभी कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ लेके चलना चाहता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। तरीके से इसको सुनेंगे 10 मिनट, उसके बाद कहानी खत्म। इसको होमवर्क में करेंगे, लिख देता हूँ। एनसीईआरटी का सवाल है, वैसे नहीं कि खोल के टिप लेना, एनसीईआरटी। अब समझो क्या है। अब अगली जो लड़ाई है, ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा है करंट का। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस नए टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की लड़ाई अब होने वाली है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पूरी लड़ाई इसकी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर तरीके से बात करें। कुछ बात मेरा फेवरेट नहीं है, आई, अच्छा मोल कॉन्सेप्ट के लिए बोल रही होगी, मेरा फेवरेट नहीं है।
मेरा तो था मोल केमिस्ट्री में कुछ ही टॉपिक थे जो मुझे पसंद थे, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद से तुम्हारा इक्विलिब्रियम का एक भाई है ना, एक आयनिक और फिजिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक में प्राण चला जाता था मेरा। और उसके बाद से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कुछ सेक्शन पकड़ के रखे थे, और एक था टाइट्रेशन। ये कुछ टॉपिक्स थे, अभी टाइट्रेशन तुम लोगों में अब ऐड हुआ है। तो ये सारे टॉपिक मेरे अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं चलता। तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर ये भी अच्छा था, आते के साथ 11th में पढ़ाया जाता है। मोल कॉन्सेप्ट को सम्मान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अभी कहानी ऐसी है कि अब मैं क्या सीखना चाहता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन एक बात समझिए कि भाई बिफोर स्टार्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। बिफोर स्टार्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करना चाहिए? वी हैव टू लर्न सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अ कंडक्टर। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चाहो थोड़ा सा कंडक्टर के कौन सा, मतलब हमें इंपॉर्टेंट इन्फो कह ले, इन्फो अबाउट कंडक्टर। आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कंडक्टर की होनी चाहिए। अब मैं कुछ बोलूंगा उस बात को ध्यान समझना, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है। देखना, कंडक्टर को समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशन मान के चलना होता है। पहला अजम्पशन सुनना, फर्स्ट, उसका शेप जब क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तब कंडक्टर का शेप सॉलिड सिलेंडर मानना चाहिए। कंडक्टर का जो शेप है वो सॉलिड सिलेंडर मानना चाहिए। कब? जब क्वेश्चन में गिवन नहीं हो। समझ लेना। तो हम क्या मान के चलेंगे? कंडक्टर की बात जैसी होगी तो हम अपने मन से उसके शेप को सॉलिड सिलेंडर मान के चलेंगे, अपने मन से कंडक्टर के शेप को सॉलिड सिलेंडर मान के चलेंगे। बड़ा डीप बात कर रहे हैं हम, समय है। अगर यही क्रैश कोर्स में करना रहता तो सीधा फोटो बनाते आगे बढ़ जाते। अभी जब सीख रहे हैं तो डिटेल सीखें कि तुमको आगे भी जीवन में फिजिक्स काम आती रहे, और आती है। किसी को ऐसा लगता है कि भाई हमें क्या काम आएगा आगे, नहीं, ऐसा नहीं। बिना फिजिक्स का है कि लाइफ। आप सीखो तो बढ़िया सीखो। ये आर इसका रेडियस है, और इस कंडक्टर की जो लंबाई है, ये लंबाई एल ले लीजिए। कंडक्टर की जो लंबाई है इसको आप लीजिए एल, ठीक है। इसका जो एरिया लोगे यहां से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तुम जानते हो एरिया को लिया जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि जब तक कुछ नहीं कहे तो कंडक्टर के शेप को सॉलिड सिलेंडर मानेंगे। अब ये सॉलिड सिलेंडर है तो मान लो अंदर से ऐसे भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर माना हुआ है। अब तुम हमेशा ध्यान रखना, कंडक्टर का शेप सॉलिड सिलेंडर। दूसरी बात, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर इज जस्ट एसोसिएटेड विथ न्यूमरस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, खूब सारे। जैसे तुमको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपली अगर तुम कॉपर की बात करोगे ना, तो 1 मीटर क्यूब में मतलब खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं अगर ऐसा लिखूं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये होते हैं बहुत। कितने होते हैं तुमको समझाता हूं, आइडिया देता हूं। जैसे सपोज करो कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर का अगर मैंने एक सैंपल लिया 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का, तो तुमको आश्चर्य होगा इसके पास 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचो कितना है, जीरो लिखते रहना, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक और बात और इसके अंदर समझनी होती है, सुनते रहना बस। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, अब थोड़ा मामला फंसेगा। एक टर्म यहां डेवलप होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखना, मैं हर बार फ्री इतना बड़ा लिखूंगा नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन बोलूंगा, तुम फ्री इलेक्ट्रॉन समझना, यहां पे भी और सेमीकंडक्टर में भी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये जो टर्म है इसको क्या बोल सकते हो? ऊपर में लिखा हुआ है नंबर और नीचे में लिखा हुआ है वॉल्यूम।
नंबर अपॉन वॉल्यूम। देखो अब हम इस टर्म का नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस टर्म का नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नंबर अपॉन वॉल्यूम, इस टर्म का नाम देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, अब बात यह है कि अब देखना, अब n से कंफ्यूज मत करना, अब इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। भाई स्मॉल n से डिनोट किसको किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब डिनोट करने के लिए तुम्हारे हाथ में जब चीज हो तब तुम n से नॉर्मल नंबर को भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में यूज किया हुआ है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन, अगर उसने स्मॉल n यूज किया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यूज किया है। अब दो तीन बातें और हैं कि भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, ये बार बार ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो बात हो रही है, क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन? तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो तुम इतने जीनियस हो, तुम सब जानते हो, तुम कहते हो कि जो जनरली बात, तुम तो यही समझते हो भाई कि जनरली अगर आप बोलो तो जो शेल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा घूम रहा हूं मैं, तो जो तुम कहते हो कि भाई आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को ही फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यही होते हैं चार्ज कैरियर, चार्ज यही चलाते हैं, दीज आर चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर्स होते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है इनका नाम ही फ्री इलेक्ट्रॉन है कि ये फ्री टू मूव होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को लेके कितनी बातें? एक, फ्री टू मूव, दूसरा जनरली आउटर मोस्ट शेल में, और तीसरी बात ये चार्ज कैरियर होते हैं। इतनी बात फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को पता होनी चाहिए। अब मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ी सी एक दो बात आपसे पूछ लेता हूं, हिम्मत कर रहा हूं केमिस्ट्री पूछने की। ऐसे तो आप लोग इतने जीनियस हैं, डर लग रहा है, लेकिन चलिए कोशिश करता हूं पूछने की। एक टेबल बना रहा हूं, ऐसे ही टेबल बना रहा हूं, चलिए। और मान लीजिए इस टेबल में मैंने यहाँ पे रखा Mg को और यहाँ पे रख दिया एल्युमिनियम को, Mg को एल्युमिनियम को। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, इसका कन्फिग्रेशन भी बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको बोलते हो, मुझे जेडीली याद आ गया, कन्फिग्रेशन SPDF वाला समझते होंगे भाई साहब आप। और यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि भाई पर एटम, ये अच्छा सवाल है, अपने काम का ये है, पर एटम फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ये कितनी होगी? आराम से पहले लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने एक सैंपल लिया है Mg का और एल्युमिनियम का, आपसे टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है, कन्फिग्रेशन पूछा है SPDF वाला, और उसके बाद से पर एटम आपसे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ, आप मिलाना, ऐसे आपको तो सब आता है। Mg की बात हो रही है, टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर होता है उसका, कौन है इस पे 12 आता है। Mg बोलो तो मैग्नीशियम, कोई ऐसा बहादुर है जिसको Mg भी नहीं पता? ऐसा थोड़ी होगा कोई। एल्युमिनियम बोले तो 12 के बाद यानी कि 13। कन्फिग्रेशन, इसका देखना क्या मैं सही हूं क्या? 2 8 2, 13 वाले का बताओ 2 8 3। अपना फोकस सिर्फ इस 2 पे है और 3 पे है। ये 2 और 3 क्या है? यही है पर एटम फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। आउटर मोस्ट वाले शेल में क्या स्थिति है, ये है वो बात। तो क्या होता है वो पर एटम फ्री इलेक्ट्रॉन 2 और 3। मेरा टारगेट यहां बस ये है कि तुमसे यहां या फिर कहां, सेमीकंडक्टर में जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन पूछे तो तुरंत उसके कॉन्फ़िगरेशन में जाना और आउटर मोस्ट की सोच लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को आनी चाहिए। अब आनी चाहिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स में है, थोड़ा हेलो कर रहे हैं, बाकी तो आप केमिस्ट्री में जीनियस हैं ही सही, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। अब देखो अगली बात समझाता हूं मैं, एक टर्म और आएगा
जिसको बोला जाता है पॉजिटिव आयन। पूरा नाम इसका ये होता है, उसका पूरा नाम होता है हेवी पॉजिटिव आयन। हेवी पॉजिटिव आयंस। ये क्या प्राणी है? ये जो भी हैं, पहले इनका नाम ही बड़ा अच्छा है, हेवी पॉजिटिव आयन। हेवी हैं मतलब इनका इनर्शिया ज्यादा है। मोटे लोगों की इनर्शिया ज्यादा होती है, वो दौड़ रहे हैं तो रोकना मुश्किल है और रुके हुए हैं तो दौड़ाना मुश्किल है। तो अब देखिए इनको बोला जाता है हेवी पॉजिटिव आयन। मतलब इनका पूरा नाम है, अब दूसरा नाम इसका लिख देता हूं, इनका नाम है हाईली इनर्शिया वाले। हाईली इनर्शिया वाले। हेवी पॉजिटिव आयन कोई बोले तो समझना हाईली इनर्शिया वाले की बात हो रही है। अब समझना मैं क्या कह रहा हूं, अब पूरा सेंटेंस सुनना। भाई कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ बहुत ज्यादा हेवी पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। अब ये इतने हेवी होते हैं कि इनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इनका मोशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। समझना, ये बहुत हेवी हैं। ये कहाँ है? ये भी कंडक्टर के अंदर हैं। कंडक्टर के अंदर हैं। कंडक्टर के अंदर हैं। इनका इनका मोशन कंसीडर नहीं होगा। इनका मोशन कंसीडर नहीं होगा। ये इतने हेवी हैं, इतने हेवी हैं कि इनका मोशन कंसीडर नहीं होगा। बात थोड़ी समझने की है कि भाई कंडक्टर के अंदर, भाई माना फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हेवी पॉजिटिव आयन भी तो हैं। अब ये इतने हेवी हैं कि इनका मोशन कंसीडर नहीं किया जाता, इनकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है। ये तो कुछ एजम्पशन है जो हमको मान के चलना पड़ेगा। क्या क्या एजम्पशन था, एक बार मैं समराइज कर दूं, समझिएगा। सबसे पहली बात ये थी कि जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कंडक्टर तो तुम झट से सॉलिड सिलेंडर बनाना। दूसरी बात ये थी कि हमारे पास कंडक्टर में खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन माने गए हैं, खूब सारे। सैंपल के तौर पे मैंने कहा था 1 मीटर क्यूब का कॉपर ले लोगे तो 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, वहां से थर्ड था, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, जो कि नंबर अपॉन वॉल्यूम से डिफाइन होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो फ्री टू मूव होते हैं, उनको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और हेवी आयंस क्या होते हैं, ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ बहुत ज्यादा हेवी पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। इनका मोशन कंसीडर नहीं किया जाता, इनका इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। ये चीजें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, तो अब क्या बोलने वाला हूं मैं? अब मैं तुमको ये बोलने वाला हूं कि अब हमारा जो अगला टारगेट है, वो अगला टारगेट है डिस्कशन ऑफ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। अब मैं यहाँ इसको लिख देता हूं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, आज डिस्कस नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। डिस्कशन ऑफ कंडक्टर कहाँ, तो एट रूम टेम्परेचर। ये अगले क्लास की कहानी है। आज बातें थी सुनने की, अगले क्लास से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। और आज के लिए जो होमवर्क था आप उसको करेंगे। अगले क्लास से पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक बार डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद से इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज की क्लास सिर्फ कंसेप्चुअल थी, बेसिक आइडिया अपने को पता होना चाहिए था। तो करंट का बेसिक आइडिया तरीके से अच्छे से इस नोट्स को तैयार कर लेना, बातें सीखने की हैं, बाकी काम अगली क्लास में होगी। कल का टॉपिक 11th क्लास का रहेगा, पैटर्न मैंने बता दिया है, MWF में जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। ठीक है, आज वाले में किसी को कुछ कहना है तो रुके, नहीं तो आराम कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।